अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिज़िक्स विद अनमोल। हमने फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है। सेकेंड ईयर का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मेरे पास दो डेफिनेशन हैं। सबसे पहले हम इसका फ़िज़िकल मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स असल में होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है बहाव, फ्लो किसी चीज़ का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बहाव, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मेरे पास डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि अगर आपके पास कोई एक एरिया एलिमेंट है, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, ये हमें क्या बताता है कि उस एरिया का क्या है, फ्लक्स कितना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। और इसके रास्ते में मैंने क्या रखे हैं, दो एरियाज़ रखे हैं। एक मेरे पास ये एरिया एलिमेंट है, ये एरिया एलिमेंट है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास ये एरिया एलिमेंट है। अब हमने देखना है कि ज़्यादा फ्लक्स किस एरिया का है। तो आप देखो कि इस जो रेड वाला पोर्शन है, इसमें से दो फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इस एरिया एलिमेंट का फ्लक्स क्या होगा, 2। इसके यानी कि हम कह सकते हैं इसका फ्लक्स कम है एज़ कम्पेयर टू ब्लू वाला। ब्लू जो एरिया है, इसमें से 1 2 3 4 नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसका जो फ्लक्स है वो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा है। तो यहाँ हम फ्लक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि फ्लक्स बेसिकली हमारे पास क्या है। तो फ्लक्स मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing through certain area element, ठीक है, कि आपके पास एक एरिया में से कितने नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ये हमें क्या बताता है, उस बॉडी का, उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इसके सामने ये मैंने क्या रखा है, एक सर्टेन एरिया एलिमेंट रखा है। तो एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, इस टाइम 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, 4 होगा। तो ये तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट है, किसका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, और फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, एक ग्रीक लेटर है फाई, इससे हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लक्स मेरे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम ए से लिखते हैं, और वेक्टर एरिया, इन दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास फ्लक्स के इक्वल है। अगर इसको मैं ओपन करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि फ्लक्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, या हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया, इस पर डिपेंड करता है, और थीटा मीन्स ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हो कि अगर मैं इनमें से कोई भी चीज़ चेंज करूं तो मेरे पास फ्लक्स चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को चेंज करने से फ्लक्स कैसे चेंज होगा। तो पहले मेरे पास 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं और ये एक सर्टन एरिया में से पास कर रही हैं, तो इस एरिया में से जो पास हो रहा है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं चेंज कर दूँ, 4 की बजाय मैं 2 कर दूँ, तो अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इस एरिया में से, क्योंकि ई की वैल्यू चेंज हो गई है, पहले 4 थी, अब कितनी हो गई है, 2 हो गई है। इसी तरह अगर ई की बजाय हम एरिया को चेंज कर दें तो तब भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, मेरे पास चेंज हो जाएगा। एरिया को चेंज करने का क्या मतलब है कि मेरे पास लेट्स सपोज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 4 ही हैं, लेकिन इसके सामने एरिया मैंने ये एरिया कर दिया है, तो अब मेरे पास इसमें से जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एरिया की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसके अंदर से 3 नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, तो मेरे पास एरिया क्या हो गया, चेंज, एरिया के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो गया। अब थर्ड डिपेंडेंस है इसके अंदर थीटा की। थीटा मतलब ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, कि हम जो सरफेस एरिया है इसको कैसे रख रहे हैं, इसको कैसे हम रख रहे हैं, ये भी फ्लक्स इस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा कि अगर इस तरह से मैं रखूं तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और फ्लक्स क्या होगा, 4। अगर एरिया को इस तरह रखने के बजाय सरफेस एरिया को मैं इस तरह से रख दूं, तो अब आप देख रहे हो कि कोई भी फील्ड लाइन इसमें से पास
नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे, सरफेस एरिया पे और ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस पे। इन तीन चीज़ों पे मेरे पास फ्लक्स डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि फ्लक्स का मेरे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हो कि फ्लक्स मेरे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा मेरे पास कौन सी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी आती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब हम यहाँ से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यूनिट निकालने से पहले यहाँ मैंने कहा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे वेक्टर एरिया का मतलब है। इससे पहले आपने पढ़ा है कि एरिया हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्या लिखा है, वेक्टर एरिया लिखा है। तो आपने याद रखना है कि सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हम वेक्टर एरिया की बात करते हैं कि वेक्टर एरिया बेसिकली क्या होता है। तो वेक्टर एरिया को मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। वेक्टर एरिया मेरे पास ए इज द वेक्टर एरिया। ए मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज ये वेक्टर एरिया है, ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, ए इज अ वेक्टर एरिया हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू surface area and direction is along the normal of that area। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ कि लेट्स सपोज अगर इस बोर्ड इस डस्टर के मैं एरिया की बात करूं तो हम अभी तक सरफेस एरिया से वाकिफ़ हैं। तो सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करेंगे तो इसका सरफेस एरिया निकल आएगा। लेकिन अगर मैं इसके वेक्टर एरिया की बात करूं तो वेक्टर है तो वेक्टर की दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर एरिया की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इसके सरफेस एरिया के इक्वल होगी और जो डायरेक्शन होगी वो इसके नॉर्मल के अलोंग होगी। और नॉर्मल हमेशा किसी भी बॉडी पे परपेंडिकुलर होता है। तो मेरे पास इस सरफेस पे ये नॉर्मल है, तो ये जो मार्कर है ये मुझे किसके डायरेक्शन बता रहा है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बता रहा है। और ये जो इस सरफेस का एरिया है सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करके निकालते हैं, ये हमें वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड बता रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको इस तरह से रखूँ तो अब इसके ऊपर नॉर्मल ये होगा, तो ये मेरे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है और जो वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड है दैट इज सिंपली इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ दैट सरफेस। तो इस सरफेस का अगर मैं एरिया निकाल लूँ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करके तो ये मेरे पास वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन इस पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल अपर डायरेक्शन में होता है, इसके अलोंग इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई है कि वेक्टर एरिया क्या होता है। अब हमने यूनिट्स देखने हैं कि फ्लक्स के मेरे पास यूनिट्स क्या होते हैं। तो हम फ्लक्स के यूनिट निकाल सकते हैं क्योंकि ई हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से ई के यूनिट्स थे मेरे पास न्यूटन, फोर्स पर यूनिट चार्ज कूलम, न्यूटन पर कूलम, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है एरिया, और एरिया का क्या यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो फिर मेरे पास फ्लक्स के यूनिट क्या बनेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स हैं। अब हमने कुछ केसेस को डिस्कस करना है कि किस केस में मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, किस केस में मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम होगी और कब मेरे पास मैक्सिमम और मिनिमम के इन बिटवीन होगी। ओके, तो केस 1 है मेरे पास कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है। तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है वन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर किसी एरिया को रखते हैं तो उस टाइम फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इनके सामने मैंने किसी भी एरिया को क्या रखना है, परपेंडिकुलर रखना है। तो ये मैंने क्या रखा है, किसी भी एरिया को उसके सामने परपेंडिकुलर रखा है। तो आप देख रहे हो कि इस एरिया में से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास करेंगी तो फ्लक्स मेरे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको अपनी फिंगर्स और हैंड से भी दी थी कि अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इसके सामने मैं एरिया को परपेंडिकुलर रख दूँ, आप देखो ये फील्ड लाइंस हैं और ये एरिया दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो इसके अंदर से इनमें से एरिया में से मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा। तो यही मैंने यहाँ पे शो किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये मेरे पास क्या है, एरिया जिसको मैंने इसके परपेंडिकुलर रखा है।
अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि मैंने एरिया को परपेंडिकुलर रखा है। अगर मैं पूछूं कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो वेक्टर एरिया हमने कहा था दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया, कि जो सरफेस एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा या सरफेस एरिया के नॉर्मल के अलोंग होगा। तो अगर ये मेरे पास ये मेरे पास सरफेस एरिया है, तो मुझे इस पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हो, ये जो बोर्ड मार्कर है ये इस सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये मुझे वेक्टर एरिया की क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास ये सरफेस है और इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये किसकी डायरेक्शन है, मेरे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है। अब हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पहले देखा है कि फ्लक्स किसके इक्वल होता है, तो फ्लक्स मेरे पास इक्वल होता है, इसको हम फाई बोलते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, इसको ओपन करें, डॉट को ख़त्म करें, तो ई ए कॉज ऑफ थीटा। और हम डॉट प्रोडक्ट में ये बात पढ़ चुके हैं कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, दिस वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये क्या है, वेक्टर एरिया। तो आप मुझे देख के बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया में क्या एंगल है। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना परपेंडिकुलर से, क्योंकि सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर वेक्टर एरिया की बात करूँ तो वो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। तो यहाँ पे E और A के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0, क्योंकि E की डायरेक्शन भी यही है और A की भी यही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और जब थीटा को 0 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, और कॉज 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉज 0 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए, और ये मेरे पास मैक्सिमम फ्लक्स होगा जब हम सरफेस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखें। सेकंड केस है मेरे पास मिनिमम फ्लक्स, के फ्लक्स मेरे पास मिनिमम कब होगा। केस 2 हमने किया है मिनिमम फ्लक्स, तो मिनिमम फ्लक्स कब होगा, व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल किसी एरिया को रखेंगे तो उसमें से जो फ्लक्स है वो मिनिमम गुजरेगा। हम इसको देख लेते हैं कि लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। ओके, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, ई से, और इसके सामने मुझे एरिया क्या रखना है, पैरेलल रखना है। तो ये इसके सामने मैंने क्या रखा, एरिया को पैरेलल रख दिया। तो आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस केस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम पास करेंगे मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा। इसको भी हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले हैंड्स के एग्जांपल से बताया कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इसके सामने मैंने इस तरह से एरिया को क्या रखा है, पैरेलल रखा है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिनिमम पास करेंगी। तो इसको हम मैथमेटिकल भी प्रूफ कर लेते हैं कि अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये एरिया है तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमने वेक्टर एरिया पढ़ा था, सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर होता है अलोंग दी नॉर्मल। तो ये मेरे पास डायरेक्शन होगी फिर किसकी, वेक्टर एरिया ए की। तो अब आप देखो कि ई और ए के दरमियान क्या एंगल बन रहा है। तो ये आपके पास ई की डायरेक्शन है, ये ए की डायरेक्शन है। ई और ए के दरमियान एंगल मेरे पास 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ई और ए के, आपने पैरेलल से कंफ्यूज नहीं होना। हम वेक्टर एरिया और ई के दरमियान बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान। तो ये मेरे पास एंगल है 90 डिग्री। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए के इक्वल होता है। और ई डॉट ए को जब मैं ओपन करूँगी तो बनेगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। और इस केस में थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, थीटा की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री है। तो थीटा की 90 वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री। और कोस 90 मेरे पास क्या होता है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे ई ए इंटू 0, ये 0 क्या कर देगा इस पूरी टर्म को 0। तो फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0, एंड दैट इज़ दी मिनिमम वैल्यू। और ये कब होगी, व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि व्हेन एंगल बिटवीन दी वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 90 डिग्री। तो ऐसे भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और अगर सरफेस एरिया की बात करें तो फिर हम पैरेलल कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो ये मेरे पास 2 केस हो गए। अब थर्ड केस है व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा, मतलब कि ना एरिया पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के और ना ही परपेंडिकुलर है, बल्कि वो क्या बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है थीटा। उस टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास केस 3 क्या है, व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा।
इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने देखना है कि ना मेरे पास जो एरिया एलिमेंट है ना तो वो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर। लेट्स सपोज ये मेरे पास सर्टन एरिया एलिमेंट है और ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस तरह से रखूँ तो ये पैरेलल है, इस तरह से रखूँ तो परपेंडिकुलर है। मैंने इन दोनों के दरमियान में इस तरह से रख दिया कि जब ये कोई एंगल बना रहा है, आप देख सकते हो कि ना ये पैरेलल है और ना परपेंडिकुलर है। अब इस तरह से जब एक एंगल बना रहा है, इंक्लाइन है, हमने रखा, तो इस टाइम पे इसकी जो डायरेक्शन है वेक्टर एरिया की वो क्या होगी, तो ये मेरे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी, राइट। इस तरह से था तो ये डायरेक्शन होगी, इस तरह से था तो ये डायरेक्शन होगी, इस तरह कर दूंगी तो ये डायरेक्शन होगी। तो ये मेरे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन है और ई मेरे पास इस डायरेक्शन में आ रही है। तो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये आपके पास इस डायरेक्शन में क्या है, ई है, और आप जब वेक्टर एरिया की बात करोगे तो इस डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर एरिया आ जाएगा ए, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। देख सकते हैं आप इस तरह से, इस तरह से ये इस पे नॉर्मल, और ये मेरे पास कौन सी डायरेक्शन है, ई की। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है मेरे पास, हम कहते हैं लेट्स सपोज एंगल थीटा है। तो अब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे पता है किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू ए डॉट ए के, और ई डॉट ए को ओपन करें तो क्या बनेगा, ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो थीटा की जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पे हमने इंक्लाइन किया है, 60 पे किया है, 45 पे किया है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट जब हमने पढ़ा था कि ए कॉस थीटा आपके पास क्या चीज़ होती है। तो ए कॉस थीटा मेरे पास बेसिकली ए की प्रोजेक्शन है ई के अलॉन्ग, ठीक है। ई मेरे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूँ तो ई मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ए कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई। और आपको पता है, याद होना चाहिए, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, इस तरह से हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते थे। तो ए की प्रोजेक्शन किसके अलॉन्ग, ई के अलॉन्ग, इसको हम क्या बोलते हैं, इतना वाला पोर्शन क्या है मेरे पास, ए कॉस थीटा है, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स।